छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। हमारे सहयोगी, हमारे बीच के साथी, मुझे दादा कहने वाला मेरा छोटा भाई बस्तर के बहुत ही साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर नहीं रहे। मुकेश चंद्राकर को विस्तार न्यूज की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी हूं और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हम रोज आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी जरूरी खबरें दिखाते हैं जो आपको देखना जानना जरूरी है। आज आपको कौन सी खबरें दिखाने वाला हूं, चलिए एक एक करके बता देता हूं। आज सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की वो खबर जिसे सुनकर हर कोई दुखी है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर नहीं रहे, ये कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। मुकेश 1 जनवरी से लापता थे और आज मुकेश का सेप्टिक टैंक में शव मिला। पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा। छत्तीसगढ़ में आज शोक की लहर है मुकेश की मौत के बाद। दूसरी खबर में बात दिल्ली चुनाव की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर राजनीति जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली को 4300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। और हाँ, सिर्फ सौगात ही नहीं दी है, शीश महल को लेकर तंज भी कसा है। शीश महल मतलब समझ ही गए होंगे आप, और विस्तार से समझना है तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे, पूरी खबर दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात बिहार की करेंगे। छात्रों का मामला है, देश के किसी भी कोने में हो खबर दिखाएंगे। छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से बीपीएससी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। आज फिर से बिहार में 12 जिलों की सड़कें जाम की गई हैं, कई ट्रेनें रोकी गई हैं, इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी हो गया है। चौथी खबर में बात कहां की करेंगे? चौथी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। 40 साल से पुराने कचरे पर मध्य प्रदेश में खूब राजनीति हुई है, जमकर राजनीति हुई। भोपाल से पीथमपुर भेजे गए केमिकल कचरे को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया है कि आज तो 2 लोगों ने खुद को आग के हवाले कर दिया या आग लगा लिया। ऐसा पूरा बवाल क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री ने अब इस मुद्दे पर क्या कहा है, सरकार का पूरा प्लान क्या है, पूरी खबर बताएंगे। जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने वाली है। बिजली कंपनियों ने बिजली बिल की दर बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया है। प्रस्ताव मंजूर होने पर 150 से 300 यूनिट खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक असर पड़ने वाला है। आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे कवासी लखमा पर हो रही ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आज क्या क्या हुआ है, पूरे मामले पर कैसे राजनीति हो रही है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिएगा कि आखिर पूर्व आबकारी मंत्री किस तरह से घिरते जा रहे हैं। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दुखद खबर जो छत्तीसगढ़ से आई है उस पर बात करते हैं। आज बहुत दुखी हूं। बीजापुर के पत्रकार साथी कह तो रहा हूं, लेकिन छोटे भाई की खबर पढ़ रहा हूं। मुकेश चंद्राकर पिछले 2 दिनों से लापता थे। आज शाम जब खबर आई कि मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई है, मुकेश किस संस्थान में काम करते थे, कितने सालों से काम करते थे, किस पद पर थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश की सबसे बड़ी पहचान यही रही कि देश का कोई भी पत्रकार अगर बीजापुर रिपोर्टिंग करने पहुंचता था तो उसका ठिकाना मुकेश चंद्राकर के इर्द गिर्द होता था, मुकेश चंद्राकर का घर ही होता था। शायद अब वो ठिकाना बदल जाए, पर मुकेश को लेकर जो प्यार पत्रकारों के दिल में था वो हमेशा के लिए अजर अमर है। मुकेश के साथ क्या हुआ, मुकेश कब लापता हुए, इस पूरी घटना को लेकर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आएंगे तो मुकेश पर विस्तार। बीजापुर में एक जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने सनसनी मचा दी है। 2 जनवरी की सुबह मुकेश अपने कमरे में नहीं थे, गाड़ी घर पर ही खड़ी थी। जब मुकेश के भाई युकेश ने फोन किया तो नंबर बंद आ रहा था। अचानक सुबह घर से गायब होना और फोन बंद आना मुकेश के भाई के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। लिहाजा युकेश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने साथियों के साथ आसपास मुकेश की तलाश शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ भी किया, लेकिन मुकेश चंद्राकर के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी।
इसके बाद युकेश चंद्राकर ने थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक निर्भीक युवा और प्रभावशाली पत्रकार का अचानक से गुम हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस को जब गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो तत्काल कार्रवाई करते हुए पतासाजी का हर संभव प्रयास किया गया। 3 जनवरी की शाम बीजापुर की चट्टान पारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक टंकी के अंदर से उनकी शव को बरामद किया गया। कौन है सुरेश चंद्राकर, ये भी आपको बताते हैं। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का नेता भी है, जो पुलिस की नौकरी छोड़कर फिलहाल ठेकेदारी कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो 1 जनवरी की शाम ठेकेदार ने मुकेश चंद्राकर को अपने घर बुलाया था। शाम 7 बजे के बाद मुकेश चंद्राकर का फोन बंद आने लगा। बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या 1 जनवरी को ही कर दी गई थी। हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल एंड भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो ऑफिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। इसमें हम जाँच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। ऐसा कोई पत्रकार हो जो बीजापुर जाए और उसने मुकेश के हाथ से बना हुआ खाना न खाया। मैं बाहर के पत्रकारों की बात कर रहा हूं। उसकी एक ही पहचान थी कि यह मेरे और मेरे जैसे उन सैकड़ों पत्रकारों के छोटे भाई थे। आज मैं आपसे तमाम पत्रकार साथियों का दर्द साझा करने आया हूं। मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर विस्तार न्यूज में मेरे साथी हैं। इनकी रिपोर्टिंग के बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। कई बार इन्होंने जान पर खेलकर रिपोर्टिंग की। साल 2021 में बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने एक जवान को कैद कर लिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर नक्सलियों के पास गए और आग्रह कर जवान को रिहा कराया। कितने प्रभावशाली रिपोर्टर रहे मुकेश चंद्राकर, ये रिपोर्ट देख लीजिए। मुकेश की शख्सियत को आप खुद समझ जाएंगे। अलग अलग किस्म के डांस देखे होंगे, अलग अलग लोगों के डांस देखे होंगे। हर मौकों पे, उत्सव पे, त्योहार पे ये देखिए, दरअसल ये डांस माओवादियों द्वारा किया जा रहा है। ये माओवादियों का सीएनएम का कैडर है, यानी कि चेतना नाट्य मंडली। ये बस्तर के बीहड़ों में जश्न के रूप में डांस नहीं कर रहे हैं, बल्कि माओवाद संगठन के उदय के बाद से अब तक जितने ये माओवादियों का तंबू है और इस तरह के कई सारे तंबू आसपास बने हुए हैं। ये माओवादी सदस्यों को आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियार पकड़ के इस टेंट में आराम कर रहे हैं। ये देखिए, माओवादियों का बनाया ग्रेनेड लॉन्चर है। ब्रह्मावरम कैंप को लूटने के उद्देश्य से माओवाद संगठन द्वारा हमले को अंजाम दिया गया था। माओवादियों की किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, इसका अंतिम पड़ाव क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नक्सलियों के गढ़ में जाकर रिपोर्टिंग करना हर किसी के वश की बात नहीं है। सैकड़ों की संख्या में जहां नक्सली रहते हैं, वहां जाकर न जाने कितनी बार मुकेश चंद्राकर ने रिपोर्टिंग की थी। न चेहरे पर कोई भय रहता था, न कोई सिकन। बेखौफ होकर रिपोर्टिंग करते थे और अपने काम का लोहा मनवाते थे। मुकेश जितने बेबाक तरीके से अपना काम करते थे, उतने ही सहज और सरल इंसान भी थे। आज वो हम सबके बीच नहीं है। छत्तीसगढ़ ने एक अनमोल रत्न को खोया है, अपना बेटा खोया है। पूरी खबर आप देख रहे थे और आप देख रहे थे कि मुकेश चंद्राकर किस तरह से एक गांव का कपड़ा पहने हुए उस लिबास में न जाने कहां कहां जाते थे, जोखिम लेते थे और उसके बाद एक खबर बनाकर आते थे और फिर भेजते थे और वो टीवी न्यूज चैनल में चलता था। आज इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात कर रहा हूं क्योंकि पत्रकारों की आवाज कौन उठाएगा? पत्रकारों का शव इस तरह से दफना दिया जाएगा। एक ठेकेदार इतनी हिम्मत कर लेगा, एक ठेकेदार के कैंपस में एक पत्रकार का शव मिलेगा, वो भी सेप्टिक टैंक के अंदर। इसमें आक्रोशित होना पड़ेगा, इसमें गुस्सा होना पड़ेगा, इसमें चीख चीख कर चिल्ला कर सवाल पूछना पड़ेगा कि एक ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मुकेश चंद्राकर जैसे एक होनहार, एक जाबाज पत्रकार को मारने की कोशिश कर कैसे हो। इसलिए बस्तर को करीब से जानने वाले, बस्तर के पत्रकारों के बीच रहने वाले
मेरे साथी संजय ठाकुर बीजापुर जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश के भाई युकेश हमारे साथी हैं, विस्तार न्यूज से जुड़े हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। आज वो बेसुध हैं। मेरी लगातार युकेश से बात हो रही है, दुखी है, इसलिए बात करना जरूरी है। और मृगेंद्र जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं, न्यूज रूम रायपुर में है, वो उनके साथ रवि भी हैं। इन सभी लोगों से चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब मुकेश को बहुत करीब से जानते हैं। अभी क्या स्थिति है संजय, और आप कहां पहुंचे हैं? आपसे बातचीत हो रही है, पुलिस से जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंची है पुलिस, और जड़ तक पहुंचने का प्रयास दिखाई दे रहा है या नहीं? संजय। देखिए ताज़ा अभी जो फिलहाल मेरी बातचीत हुई है, मुकेश के शव को टैंक से बाहर निकाल लिया गया है। बहुत ही शातिर तरीके से सोच समझकर इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुकेश को पहले जो सुरेश चंद्राकर का ये जो एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा जगह है जहां वो अपनी गाड़ियां खड़े रखता था, जहां अपने मजदूर रखता था, वहां पहले उसे बुलाया गया, वहां उसकी हत्या की गई। उस समय कौन लोग वहाँ मौजूद थे, पुलिस इस बात का पता कर रही है। उसकी हत्या के जो हम निशान देख पा रहे हैं, उसके सर पे वार किया गया है, उसकी पीठ पे 6 वार किए गए हैं, उसकी छाती पे गहरा निशान है, यानी कि नृशंस हत्या की गई है। बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। इसके बाद उस सेप्टिक टैंक में उसके शव को डाला गया और सेप्टिक टैंक के ऊपर 8 इंच का एक स्लैब की ढलाई की गई ताकि और कोई उस टैंक को खोल ना पाए। आज जब हमारे साथ युकेश वहाँ पहुँचे 3 बजे पहुँच कर उन्होंने मुझे कहा कि इसे खुलवाना चाहिए दादा, इसे तोड़ना चाहिए, मुझे शक है इसके अंदर कुछ हो, क्योंकि इसकी ढलाई कल ही हुई है। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की, हमने कहा कि सर वहाँ जो चट्टान पारा के अंदर सुरेश चंद्राकर की जो जगह है उसे खोलना चाहिए। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची, जब वहाँ उसे तोड़ा गया सेप्टिक टैंक को, तो उसके अंदर से मुकेश का शव मिला है। तो बहुत कम शब्द हैं। देखिए मैं रास्ते में हूँ, भैरमगढ़ पहुँचा हूँ, बहुत लंबा सफ़र लग रहा है। आज 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, पहुँच नहीं पा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि युकेश का सामना करना है। मैं डर रहा हूँ युकेश के सामने जाने से। मैं क्या बोलूँगा? कल से उसको बोल रहा था कि सब ठीक है यार, तू फालतू तनाव ले रहा है, सब हो जाएगा। मुकेश तो नक्सलियों के बीच से वापस आ जाता है, वो क्या ही होगा उसका, तेरे को वो संभालता था, अब तक भली छोटा भाई था। तो बड़ा मुश्किल है जब आप जो सवालों का जवाब देना उसके, कि वो लगातार फोन कर रहा है, पूछ रहा है दादा क्या हो गया। अभी मेरी बात हुई युकेश से, युकेश से मेरी बात हुई। युकेश बोला कि दादा मैं अपने छोटे भाई को प्यार से जिस नाम से बुलाता है, युकेश उस नाम से बुलाने के बाद बोला कि दादा मैं कल अंतिम संस्कार करने के बाद आपके पास आऊँगा और मैं बताऊँगा, कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी संभालो। मैंने स्थानीय पत्रकारों से भी बात की संजय, और मैंने कहा सतीश से मैंने बात की, मैंने कहा युकेश को संभालिए, क्योंकि एक जवान भाई, उसका दोस्त जैसा भाई उसके बीच से चला गया है, तो वो दुखी तो है, आहत है। आप भी जा रहे हैं, आप संभालिएगा। मृगेंद्र, पूरे राजधानी में और पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? वरिष्ठ पत्रकारों से आपकी बात हुई होगी। देश भर के तमाम बड़े पत्रकार इस खबर के बारे में दिल्ली में फ़ोन करके मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पूरे देश में मुकेश चंद्राकर के मौत की खबर के बारे में लोग जानना चाहते हैं। पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा बयान नहीं दिया, जांच चल रही है और जो भी जांच में पता चलेगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन पत्रकारिता में, पत्रकारिता की बिरादरी में किस तरह की चर्चा है? मृगेंद्र जी, आपकी जिन लोगों से बात हो पाई, क्या बस्तर बंद करने की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बात हो रही है। पत्रकारों से बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला है? मुकेश तो अब हमारे बीच में नहीं रहा। मृगेंद्र जी। देखिए, छत्तीसगढ़ जो राजधानी रायपुर में पत्रकार बहुत आक्रोशित हैं, दुखी हैं और सभी का यही कहना है कि जो घटना हुई है उसमें जो वास्तविक जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार साथी रात 9 बजे यहाँ का जो रायपुर का जयस्तंभ चौक है वहाँ पर कैंडल जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही मेरी कुछ आईपीएस अधिकारियों से, सीनियर आईपीएस अधिकारियों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये तो दृश्यम फिल्म जैसा पूरा कारनामा किया गया है कि एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है और ये माना जाता है कि पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है और इस तरह की अगर प्रैक्टिस होती है तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सोचने की और चिंता की बात है। कुल मिलाकर पुलिस का भी मानना है कि ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, पत्रकारों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो प्रेस क्लब के सदस्य हैं, तमाम लोग हैं,
वो अब न्याय की बात कर रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा की बात कर रहे हैं और उसको लेकर आज जो है कैंडल मार्च किया जाएगा। कल साथ ही गृह मंत्री के पास जाने की बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की जाएगी और उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो रायपुर के मूल रूप से पत्रकार हैं वो काफ़ी व्यथित और आक्रोशित भी हैं। मृगेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। आप गृह मंत्री विजय शर्मा की बात कर रहे हैं और इसी बीच मैं भी मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था तो मोबाइल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट आया है। अभी प्रदेश के मुखिया ने क्या कुछ लिखा है इसके बारे में आपको बता देता हूं। मेरे बगल में स्क्रीन पर आप वो ट्वीट भी देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है और क्या कहा है। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रदेश के मुखिया अगर ये बात कह रहे हैं और जो पिछले 3 घंटे से विस्तार न्यूज़ कह रहा है कि मुकेश किस तरह के पत्रकार थे, बहुत बड़ी क्षति बता रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये हम लोग बखूबी जानते हैं। आगे क्या लिखते हैं, इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकार होने के नाते इस लाइन के बाद मुख्यमंत्री जी मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने ये लाइन कही कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगली लाइन में लिखते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश मैंने दे दिए हैं, हमने दे दिए हैं। यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि जो भी अपराधी है वो बख्शा ना जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं। इसके बाद अगली लाइन है, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये ट्वीट है और अगर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं तो यकीन मानिए हम सभी पत्रकारों को ये यकीन है कि जो भी दोषी होगा, जिसने भी जिस ठेकेदार के प्रांगण से ये शव बरामद हुआ है वो बचेगा नहीं। इसके पीछे जो भी होगा वो बचेगा नहीं। रवि मेरे साथी हैं। रवि बस्तर जाते रहें, मुकेश और युकेश से बात करते रहें। रवि, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है और इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि मुकेश के साथ जो आपकी यादें रही हैं उसको आप साझा करिए ताकि लोग आज जान सकें मुकेश इस दुनिया में नहीं है, ताकि जान सकें कि मुकेश किस तरह का सहयोगी पत्रकार था जो दूसरों को भी उतना ही सहयोग करता था। रवि। ज्ञानेंद्र जी, मुकेश भैया हमेशा बोलते थे दादा दादा। मैं उनसे छोटा हूँ बोलता था, फिर भी वो दादा दादा ही बोलते थे और बहुत सारी खबरों पर उनसे बातचीत होती थी और आज कुछ लिखा नहीं जा रहा था, कुछ बोला नहीं जा रहा था। जब एक घटनाक्रम सामने आया सुबह 6:37 में युकेश भैया ने मुझे कॉल किया। उस समय मैं सोया था, फ़ोन नहीं उठा पाया था। उसके बाद जब मुझे जानकारी मिली, बातचीत हुई, तब उस समय से मैं सहम गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिससे भी बात कर रहा हूं आज वो सभी भावुक हो रहे हैं क्योंकि मुकेश को सभी जानते थे। युवा उत्साही एक पत्रकार, उसका भाई युकेश हमारा साथी है। लेकिन संजय, उस ठेकेदार और इस पृष्ठभूमि पर बात करना जरूरी है। मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो अभी चूंकि पुलिस की विज्ञप्ति में केवल ठेकेदार का नाम आया है कि उसके कैंपस से शव बरामद हुआ है, ऐसे ही किसी कैंपस में किसी की बॉडी नहीं दफना दी जाएगी। पुलिस का बयान आएगा, जो भी आधिकारिक बयान होगा वो हम बताएंगे संजय। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताइए कि कैसे मुकेश को मारने का प्लान बना लिया गया। स्थानीय पत्रकारों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये तक कहा कि ये प्लान्ड मर्डर है। किस तरह से मुकेश को अपने जाल में फंसाया गया। 2-2, 3-3 लोग फिर हैदराबाद जाने की बात कही और वहां ले जाकर हत्या करके शव को दफना कर उसके ऊपर प्लास्टर से ढक दिया गया। जो पृष्ठभूमि है इस पूरी हत्या की, जरा इस पर एक जानकारी दीजिए संक्षिप्त में, जो पुलिस के बयान के आधार पर आप बता सकते हैं संजय। जी, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर द्वारा बीजापुर में एक बड़ी सड़क बनाई जा रही है जिसका मूल्य लगभग 120 करोड़ के आसपास है। मुकेश द्वारा कुछ दिनों पहले इस सड़क में भ्रष्टाचार की खबर चलाई गई थी। रायपुर के एक पत्रकार साथियों के साथ उन्होंने ये अपनी चैनल में इस खबर को चलाया था, जिसके बाद से प्रशासन ने इस पूरी मामले पे जांच बैठाया। लगातार मुकेश द्वारा इस खबर पे फॉलोअप लिया जा रहा था
और अलग अलग जरिए से मुकेश के ऊपर दबाव आ रहा था कि इस मामले को छोड़ दिया जाए, इस मामले पे आगे खबरें ना चलाई जाए। तो ये जो बात है, ये कई साथी ऐसे हमारे हैं, जगदलपुर के साथी, रायपुर के साथी, जिन तक भी कॉल जा रहे थे कि इस खबर को दबा दिया जाए, लेकिन वो खबर लगातार मुकेश चलाते रहे। इसके बाद 1 जनवरी की रात जो पुलिस से हमारी बात हुई है, रोहित चंद्रकार जो कि सुरेश चंद्रकार के छोटे भाई हैं, इनसे मुकेश की बात हुई है। मुकेश अपने घर से हाफ पैंट पहन कर ही निकले, जो सीसीटीवी है उसमें उनकी फुटेज आई है। मुकेश पैदल निकले, बहुत ही कैजुअल तरीके से निकले, यानी कि इनके बीच जो बात हुई थी कि उन्हें मिलना है, किसी बात के लिए मिलना था, वो मिलना चाहते थे। मुकेश निकल गए घर से। इसके बाद से ही उनका फ़ोन लगभग 9 बजे से स्विच ऑफ आने लगा। जब उनकी लास्ट लोकेशन पता की गई तो सुरेश चंद्राकर की एक साइड जो चट्टानपारा में है, बस स्टैंड के पीछे, बीजापुर में, आप बीजापुर गए हैं, बस स्टैंड के पीछे का इलाका है, वहाँ ये साइट है, वहाँ उनकी लास्ट लोकेशन मिली। इसके बाद पतासाजी की गई, लगातार देखा गया तो रोहित चंद्राकर जिनसे बात हुई थी मुकेश की आखिरी, वो तुरंत ही अगले दिन यानी 2 तारीख को वो दिल्ली निकल गया और वहाँ जाने के बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। पुलिस का शक यहीं से बढ़ा। इसके बाद पुलिस से अपने जांच का दायरा जो है वो सुरेश चंद्राकर, रोहित चंद्राकर और इनके आसपास के इलाकों में सीमित किया। जो इसकी साइट है वहाँ पर हमारे साथी युकेश पहुँचे, इनके साथ अन्य पत्रकार साथी पहुँचे। उन्होंने लगातार मुझे फ़ोन किया, बोला भैया यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है जिसके ऊपर कल ही ढलाई की गई है, इसे हमें तुड़वाना चाहिए। मैंने बस्तर जी से बात की, मैंने बस्तर जी से रिक्वेस्ट की कि सर वहाँ एक साइट है, अगर उसको तुड़वाते हैं तो शायद कुछ मिल जाए, कोशिश करते हैं सर, क्योंकि हर जगह हम हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। इसके बाद वहाँ एक टीम भेजी गई। टीम भेजने के बाद उस साइट को तुड़वाया गया और मैंने वो तस्वीरें भेजी से शेयर की। मैंने कहा कि सर ये सेप्टिक टैंक ये बंद है, इसे तुड़वाना है। मैंने आपसे भी कहा कि इसे तुड़वाते हैं तो कुछ पता चल जाए। और देखिए जिस बात का डर था वही हुआ, जैसे उस सेप्टिक टैंक को तोड़ा गया। तो है कि आपने वो कोशिश की, बस्तर आईजी से बात की और आप बीजापुर जा रहे हैं, जगदलपुर से बीजापुर जा रहे हैं। कोई भी जरूरत हो युकेश को संभालिएगा, पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे बीच का मुकेश चंद्राकर अब हमारे बीच नहीं रहा। मुकेश आप जहां भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, आपका लोहा मानेंगे लोग। आपने बस्तर को, पत्रकारिता को, बस्तर की पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अब बात दिल्ली चुनाव की कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। आज उन्होंने दिल्ली में सभा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को 4500 करोड़ की सौगात दी है। 4500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकानों का तोहफा दिया है। तो वहीं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सौगात दी है। सीबीएसई को द्वारका में नए दफ्तर का तोहफा दिया है। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी 600 करोड़ की योजना का भी शिलान्यास किया है, जिसमें वीर सावरकर कॉलेज भवन शामिल है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ साफ है। परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्के मकान मिले। दिल्ली को प्रधानमंत्री ने खूब तोहफे दिए, लेकिन सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की चुनावी फिजा को और ज्यादा गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा बता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में 10 साल से आपदा आई हुई है, 10 साल से। और सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने? शीश महल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए निशाना साधा। सुनना चाहते हैं? सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी रैली की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल को लेकर। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी
अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जुबानी हमले के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सामने आए, खुद सामने आए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के आपदा वाले वार का पलटवार भी आपदा वाले शब्दों से ही किया। केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी की 3 आपदाएं गिना दी। कौन कौन सी आपदाएं, ये भी जान लीजिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, नैरेटिव नहीं है और एजेंडा भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को तो आपने सुन लिया, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। बस इतना ही नहीं बोले हैं केजरीवाल, झुग्गी झोपड़ी वालों को घर बांटने पर भी मोदी सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी झुग्गी झोपड़ी वालों और गरीबों से नफरत करती है, और मकान बनाने के बजाय झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ देगी। ये भी सुनिए। पिछली बार याद करो, इसमें भी लिखा हुआ है, इनके संकल्प पत्र में लिखा है 40 पूर्वांचली समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा धोखा पूर्वांचली समाज के साथ किया। दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 2014 के पहले कोई काम नहीं होता था, नरक की जिंदगी थी। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी। तो लोग कहने लगे हैं, जो कहते हैं वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, और कुछ करे ना करे जो ये वादा करते हैं वो तो आप ये लिखवा लो कि ये बिल्कुल नहीं करते। ये तो बात बयानबाजी की हुई, वार पलटवार की हुई, लेकिन इसके बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई पोस्टर की। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तीन पोस्टर जारी किए। 3 पोस्टर देख लीजिए। पहले पोस्टर में क्या लिखा है? पहले पोस्टर में लिखा है, आप नहीं आपदा है, आपदा है मैं। दूसरे पोस्टर में लिखा है, दिल्ली ने ठाना है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तीसरे पोस्टर में तो कई घोटालों का जिक्र किया गया है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शीश महल वाला निशाना साध दिया है। दिल्ली चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री थी, इसलिए यह खबर आपको विस्तार से बताना जरूरी थी। दूसरी खबर क्या है बता देता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कहां से जुड़ी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। दुनिया में जितने लोग शायद भोपाल शहर को नहीं जानते होंगे, उससे ज्यादा लोग भोपाल में गैस त्रासदी को जानते हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक इस त्रासदी ने हलचल बढ़ा दी थी। 40 साल गुजर गए भाई साहब, 40 साल, लेकिन त्रासदी के सबूत और पीड़ित आज भी आपको भोपाल और आसपास की जगहों पर मिल जाएंगे। लेकिन उस गैस त्रासदी के कचरे ने फिर से लोगों में शंकाओं को जन्म दे दिया है। किस तरह की शंका?
सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? नेता राजनीति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आम आदमी के मन में डर है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात का भरोसा दिलाने में जुटे हुए हैं कि पूरा कचरा बिना किसी अनहोनी के खत्म कर दिया जाए। तो आज इस कचरे पर विस्तार से बात होगी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन कचरा अब धार के पीथमपुर पहुंच चुका है। लेकिन आज इसी कचरे को लेकर पीथमपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पीथमपुर में इस कचरे को जलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम करने का प्रयास किया। सड़क पर उतरे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता शामिल थे। विरोध के दौरान प्रदर्शन में शामिल राजकुमार रघुवंशी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। सोचिए प्रदर्शन किस कदर होगा। इस आग की चपेट में पास में खड़े राजू पटेल भी आ गए। दोनों ही प्रदर्शनकारी आग में बुरी तरह झुलस गए। बाद में दोनों को अस्पताल भेज दिया गया। प्रदर्शन कैसा हो रहा है आप समझिए। भोपाल से पीथमपुर गया और पीथमपुर में किस तरह का हंगामा हो रहा है। बवाल इतना बड़ा कि लोगों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन हालात इतने उग्र हो चुके थे कि लोगों ने पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर दी। आंदोलनकारी राम की एनवायरो इंडस्ट्री जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। फिलहाल प्रशासन स्थानीय लोगों से क्या कह रहा है? कृपया शांति बनाए रखें। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं का कहना था कि वो आंदोलन के बाद नेताओं को चूड़ियां भी भेजेंगे। इस प्रदर्शन से महू में करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। जिस जगह पर प्रदर्शन हुआ वहां से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने एक रिपोर्ट भेजी है। पहले इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देख लीजिए, फिर आगे की बात विस्तार से करेंगे। उग्र हुआ है प्रदर्शन और जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने पथराव किया है। आप देखेंगे सड़क पूरी पत्थरों से पटी हुई है, लेकिन जो पत्थर के आप साइज देखेंगे तो काफी बड़े पत्थर है, बहुत दूर से फेंके गए थे। कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थर भी लगे हैं। यहाँ देखिए पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात है, लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्मर, बॉडी आर्मर और हेलमेट पहने हुए ताकि खुद भी चोट खाने से बच जाए, क्योंकि इतना पथराव होगा तो निश्चित तौर पर कई लोग घायल हो सकते हैं। भीड़ देखिए सामने आप देखेंगे तो उस पार भीड़ नजर आ रही है। युवाओं की ये जो भीड़ है बेकाबू हो चुकी है और पथराव कर रहे हैं। ये सब पथराव इन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर होने वाला क्या है। क्या पीथमपुर में ही कचरा जला दिया जाएगा? यदि वो कचरा जलाया गया तो कितना नुकसान होगा लोगों के स्वास्थ्य पर? यही बात की चिंता को लेकर हर व्यक्ति परेशान है। मेरा आप सभी प्रदर्शनकारियों से ये विशेष आग्रह करेगा कि आप लोग कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन बहुत गंभीरता से इसमें आगे बढ़कर के कार्रवाई कर रहा है। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर लाया गया है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संजीदा है इस विषय को लेकर के। सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाने जा रही है जिससे आम जनता को यहाँ क्षति हो, उनके जीवन को खतरा है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है। जांच करने के बाद ही इसको यहाँ लाया गया है। ये तो बात थी आज के प्रदर्शन की, लेकिन अब इस मामले ने राजनीति को भी जन्म दे दिया है। किस तरह की राजनीति, ये भी बता देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पब्लिक के सामने आकर पूरे मामले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है। इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है, इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। पागल हाथी हो गई है बीजेपी। किसी को कुछ नहीं समझ रही है, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि वो लोग अब जलने लगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, तब तो जागे। केवल भ्रष्टाचार पे ही काम करेंगे। यही
त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन बहुत तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया है। छात्र अभी भी कहां डटे हुए हैं? सड़क पर बैठे हुए। कड़कड़ाती ठंड के बीच छात्रों की तस्वीरें परेशान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। एक तरफ छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्यव्यापी सड़क जाम और रेल रोको आंदोलन बुलाया है। हाथ में तिरंगा थामे पप्पू यादव खुद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों और पप्पू यादव के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रेन रोकने की कोशिश की। पप्पू यादव के नेतृत्व में आंदोलनकारी सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचे और परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प भी हुई है। बिहार में बीपीएससी पर छिड़े संग्राम पर पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। देखिए रिपोर्ट। ये पुलिस वाले मार रहे हैं, हमको बहुत मारा है। एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए, कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। 29 तारीख को जो घटना हुई और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा। छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं फिर से परीक्षा कराओ। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी कैंडिडेट्स कई दिनों से धरना दे रहे हैं। कैंडिडेट्स की मांग है कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। यह परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर को हुई थी। पटना के बापू सेंटर पे हुई परीक्षा का पेपर दिन में ही लीक हो गया था। कई छात्रों ने बीच में ही परीक्षा छोड़ दी और बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। आयोग ने भी गड़बड़ी मानी थी और दोबारा परीक्षा करवाने की बात कही थी। उसी दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे एक कैंडिडेट को पटना कलेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ मार दिया था। वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, आपको याद होगा। जिसके बाद यह हंगामा और बढ़ गया। छात्रों के समर्थन में संगठनों ने 12 जिलों में हाईवे जाम कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। सीएम हाउस घेरने निकले संगठनों को पुलिस ने रोक दिया। लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि छात्र इतनी ठंड में सड़क पर बैठे हैं, मांग मान लीजिए, और नहीं मान सकते हैं तो छात्रों को समझाइए। सरकार हैं आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भेजिए एक तरफ, छात्रों से बातचीत करें, समाधान निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। घमासान हो रहा है शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा पर ईडी के एक्शन को लेकर घमासान हो रहा है। जमकर राजनीति हो रही है। आज ईडी ने कवासी लखमा सहित उनके बेटे हरीश और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ की। 28 दिसंबर को कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई। आज 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में क्या क्या हुआ है, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आगे इस ईडी घोटाले पर विस्तार से बात करें। जो भी नया पालिका बोलेगा, ईडी हो चाहे कोई भी बोलेगा, मैं कानून को साथ दूंगा। 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला। ईडी की रडार पर कवासी लखमा। शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा ईडी के निशाने पर है। 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी लखमा सहित उनके परिजनों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की थी। जहां डिजिटल डिवाइस समेत कागजी दस्तावेज जब्त किए गए थे। नगद लेन देन के सबूत के साथ ईडी को कई ऐसे रिकॉर्ड मिले थे जिसने कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ा दी। कई सबूत मिलने के बाद ईडी ने लखमा को समन जारी किया।
जहां 2 जनवरी को दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया था। 3 जनवरी की सुबह कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचे। कवासी लखमा के साथ साथ उनके बेटे हरीश और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ हुई। मैं घोटाला कबूल कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अब ईडी जांच हो रहा है, कुछ लोग अधिकारी अंदर है, लेकिन उन्हीं लोग आप लोग उस आधार पर जांच कर रहे हो। ये दारू नकली 2 नंबर दारू बेचा है, लेकिन अधिकारी घर में थोड़ी बनता था दारू। लखमा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर संगीन आरोप लगाया है। कवासी लखमा ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बस्तर और आदिवासियों का मुद्दा उठाया है, इसीलिए सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। कर वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने चुनाव जिताया आदिवासी का आवाज़ उठाने के लिए, उस आवाज़ विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। सुना आपने, कवासी लखमा बस्तर के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई के सवाल पर जवाब बस्तर और आदिवासी के हित को लेकर दे रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक कवासी लखमा से पूछताछ हुई है। एक तरफ ईडी सवाल पर सवाल कर रही थी, दूसरी तरफ प्रदेश का सियासी पारा हाई हो रहा था। सरकार जहां ईडी की कार्रवाई को सही ठहरा रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में लगा रहा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ नगरीय निकाय चुनाव से पहले जानबूझकर किया जा रहा है। पूरी सियासत पर एक रिपोर्ट देखना चाहिए। सरकार ने मेरे को जानबूझ के परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। ईडी को अगर जानकारी थी इसकी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। में भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। शराब घोटाले पर ईडी के एक्शन को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। अरुण साव, टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया और खुद कवासी लखमा जुबानी जंग में कूद चुके हैं। ईडी के एक्शन पर नेताओं की बयानबाजी चर्चा का केंद्र बन रही है। एक तरफ जहां शिव डहरिया ने सरकार पर कांग्रेस को तोड़ने का आरोप लगा दिया, तो वहीं टीएस सिंहदेव ने साफ साफ आरोप लगाया कि जब भी चुनाव का समय आता है तो बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने लगती है। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में। तो अब जब ईडी कोई कार्रवाई करती है तो वही बात सामने आती है कि ये कहीं फिर से फंसाने की बात तो नहीं, कहीं दूसरी बात तो नहीं। उनने अपनी छवि खुद ही गंवाई है। वही कवासी लखमा है, वहीं रहते हैं, वही जो ओझा जी का नाम आ रहा है, कवासी के लड़के का नाम आ रहा है, नगर पंचायत सुकमा के अध्यक्ष का नाम आ रहा है, ये तो सब वहीं के वहीं रहने वाले लोग हैं। तो ईडी को अगर जानकारी थी इसकी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? शिव डहरिया और टीएस सिंहदेव का यह आरोप बड़ा है। ईडी के एक्शन को लेकर जब डिप्टी सीएम अरुण साव ने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कवासी लखमा को जांच में सहयोग करने की बात कही। अरुण साव ने शराब घोटाले का जिक्र करते हुए भी कहा कि इस घोटाले को छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं। चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें लखमा जी। अरुण साव का बयान साफ साफ दर्शा रहा है कि प्रदेश की सरकार शराब घोटाले को लेकर कितनी सख्त है। मामले पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि ईडी द्वारा कवासी लखमा पर की जा रही कार्रवाई किस अंजाम तक पहुंचती है। ईडी की कार्रवाई में आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, सब कुछ बता दिया। आगे ईडी का एक्शन जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज पर जानकारी देंगे। सीधे मुद्दे की बात में आज बस इतना ही।